नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 में। अच्छा, देखा जाए आजकल एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ। जब से सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी को लेकर आरक्षण के मुद्दे पर फैसला आया, तब से एक खास समुदाय में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही। आज इसी विषय में परिचर्चा के लिए हमारे साथ है लाल सिंह भाई साहब, जो आभास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पेशे से एक वकील हैं, एक एडवोकेट है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, इसका विरोध क्यों है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाल सिंह भाई साहब हमारे चैनल पर। धन्यवाद। अच्छा लाल सिंह भाई साहब, देखा जाए जब से यह फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, एक खास समुदाय में एससी एसटी में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। ये आरक्षण मुद्दा है क्या, इस पर हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें आप। सबसे पहले मैं टीडीवी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे अपने चैनल में यहाँ पर इनवाइट करने का आपने मौका दिया है, तो साधुवाद। जो आज पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला डिसाइडेड हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो एससी एसटी के कैटेगरी के लोग हैं, उनमें उपवर्गीकरण करने का एक मामला आया है। तो जब से संविधान लागू हुआ है और अब तक आए दिन सरकार तो अपना काम करती ही है आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कम फैसले नहीं ले रहा है। वो भी कहीं ना कहीं दो-धारी तलवारों को लेकर के घूमता रहता है। और मैं ये बताना चाहूँगा आरक्षण के विषय पे, चूँकि आरक्षण का विषय बहुत पुराना मुद्दा है। तो जैसे वर्गीकरण की बात हुई, वर्गीकरण के लिए अभी क्या था, 2004 में एक ईवी चलैया के नाम से सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया था। तो 2004 में डिसाइडेड किया गया था उस फैसले में कि एससी एसटी एक ही समूह के लोग हैं और इनमें उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। आज 20 साल के बाद सुप्रीम को कैसे याद आ गया सुप्रीम कोर्ट को कि इनमें वर्गीकरण किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एससी एसटी वर्ग के साथ एक बांटने का षड्यंत्र है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अब बांट रहे हो समाज को, है ना, तो उसके पहले 1932 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने कम्युनल अवार्ड प्राप्त किया और एससी एसटी के लोगों को पृथक निर्वाचन के अधिकार को लागू कराने का आदेश कराया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो महात्मा गांधी जी पूना के अंदर यरवादा जेल में ये कह कर के बैठे थे कि चूँकि हिंदू एक एससी एसटी और सामान्य वर्ग वो सब एक ही धर्म के लोग हैं जी। इसमें सिर्फ अंग्रेज जो है पूना इसको पृथक निर्वाचन को लागू करके हिंदू समाज को बांटना चाहता है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर इसको बंटने नहीं दूंगा। इस बात को कह करके पृथक निर्वाचन के अधिकार को एससी एसटी से हटा दिया गया और वो पुनः समझौता के थ्रू तैयार हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गांधी की संतानें जो हैं, जो गांधी की संतानें चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठी हूँ और चाहे बैठी हूँ पार्लियामेंट के अंदर और चाहे विधायिका में, क्या वो अपने बापू के बनाए हुए आधार को नहीं मानते हैं? और नहीं मानते हैं तो फिर हम इस पूना पैक्ट का भी विरोध करते हैं। सीधी सी बात है, पूना पैक्ट एक धोखा था और बाबा साहब को इन बहुजन समाज के एससी एसटी के लोगों को आगे बढ़ने से रोका गया था। इसलिए अभी जो ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट जो मामला है, हाँ, इसी में बी चलैया, एम नागराजन और तमाम ऐसे मामले आए हैं जो आरक्षण को लेकर के कहीं ना कहीं इस देश के गरीबों को, वंचित जो लोग हैं, वंचित समाज के, उनको मुख्य धारा से दूर करने का कार्यक्रम चल रहा है। तो एक तो मुझे लगा यही कि इसमें एससी एसटी और ओबीसी में उपवर्गीकरण करके इस वर्ग को बांटना चाहता है। अच्छा, जैसे कि आपसे जानना चाहता हूँ, आप इसके पक्ष में कि विरोध में? इसके आपका संगठन इसके पक्ष में कि इसके विरोध में? हम चूंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं जी, और पक्ष और विपक्ष को अलग अलग तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे जी। पक्ष ये है कि भाई इसमें क्या है कि तमाम जो आज लोग आगे नौकरी बढ़ गए, किसी भी जाति में हो चाहे, तो क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ने के बाद गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप के लाइसेंस और आपके एमपी एमएलए और तमाम तरह के आरक्षण को, रिजर्वेशन को वो लोग हैंग कर जा रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, पूरा उपभोग कर रहे हैं, जिससे बाकी बहुत सारे समाज के लोग मतलब अछूते क्या, दूर रह रहे हैं, मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं। तो वो तो ठीक है, उसके लिए तो एक बात मानते हैं, लेकिन इसके विरोध में हम इसलिए हैं कि चूंकि इसमें कहा गया है कि कुछ उपवर्गीयकरण करके कुछ जातियों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। तो जातियों को आरक्षण से बाहर करने का मतलब ये है कि धीरे धीरे आरक्षण से सभी जातियों को बाहर करके और एक ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है। ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट का एक षड्यंत्र है और हम इसको
नहीं लाने देंगे, इस व्यवस्था का हम लोग अपोज करेंगे। दूसरा ये है कि इस कैटेगरी में जो SC ST की जो कैटेगरी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी और यहाँ की सरकार भी वो ये चाहती है कि क्रीमी लेयर लागू हो। अरे भाई, क्रीमी लेयर पिछड़ी जाति में आपने लागू किया, पिछड़ी जाति में उस क्रीमी लेयर का भी मतलब दुरुपयोग हो रहा है, गलत ढंग से उसको लोग यूज कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने देखा कि EWS में जो 10% आरक्षण लागू हुआ EWS का, उसमें भी EWS में भी तमाम उसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। तो इसलिए इस मामले को लेकर के पिछड़ा वर्ग और SC के लोगों में जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था स्थापित करने का एक सोची समझी साजिश का, षड्यंत्र का हिस्सा होता जा रहा है, उसको रोकना है। इसलिए हम इसको विरोध करना अच्छा चाहिए। लाल सिंह जी, अगर देखा जाए तो कई दलित संगठन कि नेताओं का कहना है कि क्या ये आरक्षण खत्म करने की दिशा में पहला कदम है। कई दलित नेता कह रहे हैं ये आरक्षण खत्म करने की दिशा में पहला कदम है। आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या ये सही कह रहे हैं? इस पर क्या कहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा चौरसिया जी, और ये जो षड्यंत्र है आरक्षण समाप्त करने का, ये पहला कदम नहीं है, ये उसके बाद का कदम हो सकता है, दूसरा तीसरा कदम हो सकता है। क्योंकि 2020 में 7 फरवरी को एक जजमेंट आया था, 3 जजों की बेंच ने जजमेंट दिया था, और जजमेंट था कि रिजर्वेशन इज नॉट द फंडामेंटल राइट। तो मैं उन जजों से ये पूछना चाहूँगा, सरकार के लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि भाई रिजर्वेशन की व्यवस्था आर्टिकल 16 में स्टार्ट हुई, तो आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल आता है। तो जब आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट्स में शामिल है, तो आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर प्रावधान है, तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है? तो ये 3 जजों की बेंच ने कैसे कह दिया कि रिजर्वेशन इज नॉट द फंडामेंटल राइट्स? ये मुझे गलत लगता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो उन 2020 के अंदर 3 जजों की बेंच ने आदेश किया था कि राज्य को, अपने राज्य में राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो लोगों को जिनका प्रतिनिधित्व कम है सरकारी सेवाओं में, उनको रिजर्वेशन दे सकती है। अर्थात रिजर्वेशन देने का अधिकार है राज्य सरकारों को, लेकिन वो उस राज्य के वंचित वर्ग के लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का एक सफिशिएंट डाटा, जब सफिशिएंट डाटा होगा तुम्हारे पास कि भाई इस डाटा से हमें ये पता चला है कि इतने लोग सरकारी नौकरियों पर हैं, इतने लोग नहीं है, इतनी जातियों के लोग हैं, इतनी जातियों के लोग अभी दूर हैं, उनका प्रतिनिधित्व कम है। तो इससे ये साबित हुआ है कि पहले राज्यों को जनगणना करानी होगी, सभी राज्यों को, केंद्र सरकार सहित, और जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है देश की सरकार, राज्यों की सरकारें। तो जब जनगणना तुम कराओगे नहीं, तो फिर पता कैसे चलेगा कि किस राज्य के लोग किस जाति में कितने प्रतिनिधित्व में शामिल हैं, कितने प्रतिनिधित्व बाहर हैं? जब आप ये काम नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, और इस देश के अंदर SC ST OBC के लोगों के लिए ये आरक्षण से बाहर करने का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र है। फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो कल परसों अभी 1 तारीख को जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये चीटिंग करती है गरीबों के साथ, SC ST के लोगों के साथ, कि जिस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में SC ST का कोई पक्ष नहीं है, ना तो वादी तरह और ना प्रतिवादी के तौर पे कोई पक्ष नहीं है, वो SC ST को लेकर के जरूर उसमें हस्तक्षेप करने के लिए आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या जजों को ये पता नहीं चलता कि मुद्दा क्या है, SC ST क्यों घसीटते हैं? और अगर SC ST घसीटते हैं, उसमें उनके ऊपर कोई कानून या उनके ऊपर कोई लागू करते हैं आप अपना जजमेंट, तो पहले SC ST के प्रतिनिधित्व को भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दें, उसके बाद उनके ऊपर वो जजमेंट लागू करें। दूसरी बात मैंने ये देखा कई जजमेंट पढ़ करके, केवल आरक्षण का नहीं, और दूसरे आरक्षण से अलावा भी जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्टों के, तो मैंने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत की न्यायपालिका, ओनली इंडियन जुडिशरी, वो विधायिका पर हावी रहती है। आए दिन विधायिका को, पार्लियामेंट को डांटती है, डपटती है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। डोमिनेंट भी तो रहती है। हाँ, डोमिनेंट रहती है। भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को क्या डोमिनेंट तो रहती है, कई निर्णय देख लीजिए आप, डोमिनेंट भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो चौरसिया जी। तो क्या अधिकार है? ऐसी तो कोई पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उसको कानून बनाने की पावर हो। भाई कानून बनाने की पावर तो पार्लियामेंट को है, विधायिका को है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जा करके जबरदस्ती हस्तक्षेप करता है विधायिका के कार्य में, तो कहीं ना कहीं ये संविधान का उल्लंघन है। और संविधान के उल्लंघन के अकॉर्डिंग ठीक, नहीं तो आने वाली सरकारें या इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है। सुप्रीम कोर्टों को भी और सरकारों को भी ये दिखा दिया जाएगा
कि तुम्हारी क्या पावर है और तुम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, देखा जाए जब से ये फैसला आया है, जो विरोध देखा जा रहा है, अच्छा आप अगर आपसे जानना चाहूँ इसका जो इस फैसले का सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आप थोड़ा सा बताइए। सामाजिक रूप से तो ये है कि कहीं ना कहीं SC ST के लोग आपस में बिखराव महसूस करेंगे। जो आज किसी मुद्दे को लेकर के SC ST के लोग इकट्ठा थे, तमाम मुद्दों को लेकर के हो जाते थे इकट्ठे, तो अब क्या है, अब वो उनमें आपस में ऊंच नीच की भावनाएं पैदा हो जाएंगी। जो लोग आगे बढ़ जाएंगे वो लोग अपने आप को उच्च व्यवस्था में समझेंगे, जो लोग नहीं बढ़ पाएंगे वो लोग नीचे रह जाएंगे। तो एक सामाजिक भेदभाव स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, भाजपा कई वर्षों से और RSS के लोग ये कहते चले आए हैं कि अब देश के अंदर दलित अति दलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, नए नए शब्द बहुत लाते हैं ये लोग जी, है ना, और गुमराह करते हैं समाज को। तो मैंने देखा, तो अभी इसी बात में मैं बताना चाहूँगा कि ये दलित अति दलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, उसी पॉलिसी को ये लोग लागू करना चाहते हैं। दूसरा, इसमें ये होगा कि भाई जिन जातियों को आप बाहर कर दोगे आरक्षण से, उपवर्गीकरण करके, जी, तो उन जातियों में अभी तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इन 70-75 सालों में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, जी, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि उनको भी मौका मिले आगे रखने का। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जब ये बात चल रही है कि भाई कुछ जातियों को उपवर्गीकरण करके बाहर किया जाए रिजर्वेशन से, तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल संविधान का जो 341 है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 341 में, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार है, कोई राइट्स है हस्तक्षेप करने का? नहीं है, क्योंकि ओनली पार्लियामेंट को, केंद्र सरकार को है, वो किस जाति को कहाँ रखेगी ये उनको अधिकार है, किसी राज्य की सरकारों को अधिकार नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कई बार क्या हुआ है, तमाम OBC की जातियों को SC में शामिल करने का प्रावधान कर दिया गया है, वो फर्जी तरीके से। हालांकि इन्हीं कोर्टों ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रहे हों चाहे उच्च न्यायालय रहे हों, उन्होंने उन सरकारों के इस मकसद को, गलत कदम को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। और बहुत सारे काम जो राजनीतिक इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर के किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा, उसको नहीं होने दिया। तो आज हम नहीं समझ पा रहे कि चंद्रचूड़ जैसे एक बुद्धिजीवी जो जजेस हैं, जिनको आज पूरे देश के अंदर एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो और गवई साहब हैं, तो मैं नहीं समझता कि इन लोगों ने कैसे SC ST में वर्गीकरण की बात कर दी, जबकि इस मामले में तो SC ST का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन क्या है, मामला किसी चीज़ का हो आरक्षण को लेकर के, SC ST को जरूर ये लोग इसमें ला। आपका संगठन क्या कर रहा है इसके लिए, क्या आपकी आगे की रणनीतियाँ क्या है आपके? हमारा संगठन ये है कि अभी क्या है कि सरकार ने 2011 पंजाब सरकार ने इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी, वर्गीकरण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जब रिट डाली तो उसमें चैलेंज दिया गया और चैलेंज कहा गया 2004 में कि भाई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन 2011 में वर्गीकरण के लिए पंजाब सरकार ने रिट डाल करके इसको चैलेंज किया। तो उसी मामले में ये जब आगे बढ़ा तो वहाँ पे पंजाब राज्य वर्सेस देवेंद्र कुमार का मामला था। इस मामले में इस वर्गीकरण को लागू कर दिया गया और इसमें जस्टिस बेला हैं जी, वो अकेली एक ऐसी जजेज हैं चीफ जस्टिस के बाद में और गवई साहब के बाद में, जिन्होंने 6-1 के आधार पर अपनी बात को रखा और 6 ने एक तरफ अपनी बात को समर्थन किया, अर्थात जातियों के उपवर्गीकरण को समर्थन किया, और जस्टिस बेरा ने इसका अपोज किया। और अपोज ये किया कि भाई आर्टिकल 341 में न्यायपालिका को कोई अधिकार नहीं है जातियों के वेरिफिकेशन को, वर्गीकरण के लिए। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक प्रभाव ये पड़ेगा कि जो जातियां जिनको अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला, जिनको अभी तक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, वो मुख्य धारा में आने से जो ऐसे 75-100 सालों में पीछे रहीं, वो आज ही पीछे रह जाएंगी। दूसरी बात, उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, जैसे आज शिक्षा निजीकरण में पहुंचा दी गई, महंगी शिक्षा हो रही है, तो वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। दूसरी बात, जब शिक्षा से वंचित रहेंगे तो फिर वो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। खास तौर से इसमें मेरा यही कहना है कि आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, जो एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन है, वो पूरे देश के अंदर इसके विरोध में खड़ा होगा और हम हर जिले में
इसका विरोध करेंगे। और दूसरी बात यह है कि केवल पार्लियामेंट कानून बनाए, संशोधन लेकर के आए संविधान में, वो मान्य होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी भी इस तरह आनन फानन में दिए गए फैसले का हम लोग विरोध करेंगे, सड़कों पर उतर के विरोध करेंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत जो है लाल सिंह जी से। लाल सिंह जी ने बताया क्यों आया, क्या है इसका वर्गीकरण का मानक क्या है और इसके प्रभाव समाज में क्या पड़ेंगे, आर्थिक रूप से प्रभाव क्या पड़ेंगे, सामाजिक रूप से प्रभाव क्या पड़ेंगे। ऐसे ही परिचर्चा के लिए आगे भी हमसे बने रहें, हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।